अच्छा, शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना किसे कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड जो है इसका मतलब है चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन किस वजह से हो सकता है? उसकी काफ़ी रीजंस हो सकती है। उसमें से जो एक रीज़न है वो है हार्ट की वजह से। हार्ट को जब ब्लड सप्लाई कम मिले उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। ब्लड सप्लाई क्यों कम मिलते हैं हार्ट के मसल्स को? दो रीजंस हो सकती है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलने की। उधर की जो आर्टरीज गई होती है, जो ब्लड सप्लाई कर होती है हार्ट के अपने मसल्स को, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरीज की एथीरोस्क्लेरोसिस होगी है, उनकी नैरोइंग होगी है प्लेग की वजह से, तो उसको स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस बोलेगी। उसकी वजह से जो ब्लड नहीं मिलेगा। अगर थ्रोम्बस बन गया है, ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ब्लड नहीं मिल रहा हार्ट को और पेन हो रहा है, उसको अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसके अलावा अगर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसको स्पाज्म हो गया है, स्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो उधर, तो उसको प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है चेस्ट पेन हो गया, इसकी थ्री टाइप्स है, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस एंड जो थर्ड वन है प्रिंस मेटल एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस पे आते हैं। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की जो ईसीजी होती है वो ज़्यादातर नॉर्मल होती है, जबकि जो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है उसकी ईसीजी या तो नॉर्मल होगी, या मैं आपको सब पिक्चर दिखाता हूँ। ये अगर देखें, ये स्टेबल एंजाइना है, प्लेग बन गए इसमें जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिला, ईसीजी इसमें नॉर्मल है। इसके बाद अगर इधर देखें, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में या तो नॉर्मल ईसीजी होता है या इन्वर्टेड टी वेव होगी। ये जो टी वेव है, ये जो इसे टी वेव कहते हैं, ये इन्वर्टेड होगी। या जो एस, ये एस जगह एस सेगमेंट है और ये टी जो इधर नॉर्मल, ये एस है ये टी है, अगर ये डिप्रेस्ड हो तो इसको भी अनस्टेबल एंजाइना में डाल सकते हैं। इसके अलावा माइकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी ये है। माइकार्डियल इन्फार्क्शन दो टाइप्स का होता है। ठीक है, तो NSTMI और STMI है, नन ST सेगमेंट एलिवेशन माइकार्डियल इन्फार्क्शन इसे कहते हैं। इस STMI को देखिए, ST एलिवेशन माइकार्डियल इन्फार्क्शन, तो इसमें जो है ST एलिवेशन नहीं होती, जबकि इसमें देखिए ST एलिवेट हुआ है। ठीक हो गया, इसमें ST डिप्रेस्ड हो जाता है, या तो डिप्रेशन होगी या इन्वर्टेड टी वेव हो सकती है या नॉर्मल हो सकता है। तो ये जनरल इसका ओवरव्यू। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल चेस्ट पेन को ये नेम क्यों दिया गया? एंजाइना पेक्टोरिस को स्टेबल और अनस्टेबल क्यों कहते हैं? स्टेबल का मतलब कि ये एकदम से नहीं होता, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तब होगा। अनस्टेबल एकदम से हो सकता है, कुछ भी हो। देखिए उसमें ब्लड क्लॉट होता है, तो ब्लड क्लॉट एकदम से आगे जाके आर्टरी को ब्लॉक करेगा और एकदम से पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल नेम इस वजह से दिया गया है। इसके बाद ये एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। कब होता है ये वाला पेन? कब होगा? एक बंदे की लेट सपोज एथीरोस्क्लेरोसिस हो गई है, उसकी जो ब्लड वेसल्स है हार्ट की कोरोनरी आर्टरी, वो क्या होगी है, नैरो होगी है, तो उधर ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, तो उसको पेन होगा। कब होगा? जब ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट पे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे वो एक्सरसाइज करता है उसका हार्ट बीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो हार्ट की जो मसल्स है उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चेस्ट पेन होगा। इस तरह कोई वो हो जाए, ड्रग हम ऐसा ले लें जिससे हार्ट बीट ज़्यादा हो, उससे हो सकता है। ठीक है, सिंपैथेटिक इनर्वेशन ज़्यादा हो जाए, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? किन लोगों में हो सकता है? किसी बंदे को डायबिटीज़ हो, वर्स्ट रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ की वजह से जो है आर्टरीज इन्वॉल्व हो सकती है। हाइपरलिपिडेमिया, LDL इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, LDL ज़्यादा हो जाए, HDL कम हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो, उसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आर्टीरियोस एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। एज 45 ईयर्स मेन के लिए, जबकि वुमेन के लिए जो है 55 ईयर्स के बाद। मेन में ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं इस वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा इसमें प्रोन होते हैं। अच्छा, HDL इसमें फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री हो तो उनमें जो है 55 ईयर से कम मैन को तो शुरू हो ही जाता है, और वुमेन जो है 65 ईयर से कम में एज में ही शुरू हो जाता है, उनको माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ठीक है, या एंजाइना हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने लो लेस कॉमन रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एंड स्टेज रेनल डिजीज़ HIV लिखा हुआ है इन्होंने, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, अल्कोहल यूज़ लिखा हुआ है, ओबिसिटी लिखा हुआ है। इसके बाद जो है प्रोग्नोसिस इंडिकेटर ऑफ कोरोनरी आर्टीरियल डिजीज़,
प्रोग्नोसिस का मतलब कि एक डिजीज के आगे चांसेस कितने हैं एक बंदे के सरवाइव करने के या उसके मरने के, उस डिजीज के अच्छे होने के आउटकम्स या बुरे होने के आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इंडिकेटर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऐसे इंडिकेटर्स जो हम हार्ट को देख के पता लगाते हैं कि अच्छा ये डिजीज क्या कहते हैं इस बंदे की लिए, मतलब आगे जाके मसले क्रिएट करेगी कि नहीं। तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर फंक्शन देखते हैं। वेंट्रिकुलर फंक्शन में इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब देखिए हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल होते हैं, वो जब फिल हो जाते हैं वो 100% फिल हो गए, उसमें से जितने परसेंट निकलता है, लेट सपोज 80% निकलता है, ये जितने परसेंट निकलता है नॉर्मली 50% से ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो हार्ट वेंट्रिकल्स में रह जाता है, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल 50% ज़्यादा होता है, अगर 50% कम हो तो इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी, उस बंदे के डेथ के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोग्नोसिस इसकी पुअर है। साथ ही साथ अगर वेसल्स इन्वॉल्वमेंट चेक करें, अगर हार्ट की जो अपनी वेसल्स है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है और एक राइट है, ठीक है, लेफ्ट अगर इन्वॉल्व हो जाए वेसल, लेफ्ट कैसे इन्वॉल्व होगी, उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, वो क्या होगी, नैरो हो गई। तो लेफ्ट जो है उसकी आगे 3 सप्लाईज होती है, तो 3 वेसल जो है उसमें ब्लॉक हो सकती है। तो अगर 3 ब्लॉक हो जाए 3 ब्लॉक हो जाए तो बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर 2 हो जाए तो थोड़ी बहुत फिर भी उसमें पुअर है, लेफ्ट में जो है उसमें भी पुअर प्रोग्नोसिस है। तो वेसल्स के थ्रू भी हमें पता चल सकता है। सही हो गया। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, उन्होंने इस एक एक वो क्विक बात लिखी है उन्होंने, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, आर्टरी की कोई डिजीज हो जाए हार्ट के, तो उनको या तो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, उनको कोई मसला नहीं होगा, या उनको एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकता है, अनस्टेबल या स्टेबल। इसके अलावा माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी उनको हो सकता है, कार्डियक डेथ भी हो सकती है। सही हो गया। एंजाइनल चेस्ट पेन जो होता है कौन सी जगह पे ज़्यादातर होता है, सबस्टर्नल होता है। इसके अलावा एक्सर्शन के साथ ज़्यादा होता है, रेस्ट के साथ कम हो जाता है। अच्छा, हमें ये पता चल कि स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिलना किसकी वजह से, एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, आर्टरी नैरो हो जाए, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी, अब हार्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, तो उसको पेन होगा, चेस्ट पेन। सब स्टर्नल, स्टर्नम के नीचे वाली जगह पे प्रेशर सा फील होगा, हैवीनेस सी फील होगी, शार्प स्टैबिंग पेन नहीं होगा, सिर्फ हैवीनेस सी फील होगी, प्रेशर होगा, स्क्वीजिंग होगी, टाइटनेस होगी चेस्ट वाली रीजन में, और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म में भी जा सकती है, जॉ की तरफ भी जा सकती है। और ये कितनी देर के लिए होगा, 10 to 15 मिनट्स, इससे कम होता है, यूजुअली 1 to 5 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा तक के लिए पेन नहीं रहता। ठीक हो गया। ग्रेजुअल वक्त के साथ साथ ज़्यादा होता है ये पेन। इसके अलावा कि कब ज़्यादा हो सकता है, जब हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। किसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है, एक्सर्शन की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस उसके बंदे के ऊपर आ जाए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हार्ट फास्ट बीट करेगा, जिसकी वजह से ड्रग्स हो गए, ड्रग्स की वजह से हार्ट बीटिंग ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा उसे आराम किस चीज़ से मिलेगा, रेस्ट से और नाइट्रोग्लाइसरीन से। ठीक है, रेस्ट करेगा तो हार्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो वापस नॉर्मल पे आ सकता है। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वैसोडाइलेटर है, वो लेंगे सबलिंगुअली, तो उसकी वजह से वेसल्स डायलेट होती है, पेन कम होता है। ठीक हो गया। बॉडी पोजीशंस और ब्रीथिंग के साथ जो है इसका लिंक नहीं है। अगर आपको पेन हो गया है तो आप चाहे जो भी बॉडी पोजीशन करें वो पेन कम या ज़्यादा नहीं होगा, उसी तरह ही रहेगा। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की ईसीजी का मैंने सबसे पहले बताया था। ईसीजी जो है इसमें ज़्यादातर नॉर्मल होता है। सही हो गया। इसके अलावा अगर क्यू वेव्स या एस टी वेव्स या टी वेव्स का कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है एस टी और टी वेव्स में। क्यू वेव्स जो है, क्यू वेव्स का मसला आ रहा है तो माइकार्डियल इन्फार्क्शन डिनोट कर सकते हैं कि उसको माइकार्डियल इन्फार्क्शन इससे पहले हुआ था। सही हो गया। एस टी और टी वेव्स डिप्रेशन जो हो गई, ये किसके साथ रिलेटेड है, अनस्टेबल एंजाइना के साथ। सही हो गया। इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले ईसीजी नॉर्मल दिखाएगा, दूसरा स्ट्रेस टेस्ट इसके लिए ज़रूरी है। सही हो गया। अच्छा, तो स्ट्रेस टेस्ट में भी फिर दो है। स्ट्रेस टेस्ट मतलब एक्सरसाइज करना, हार्ट पे जोर डालना, उसके थ्रू जो है पता लगाना कि हार्ट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले चेंजेस का कैसे पता लगाएंगे, ईसीजी के थ्रू या
एकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। ठीक हो गया। तो ईसीजी जो है हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता है। सही है। मैंने बताया रेस्टिंग में जो है, रेस्टिंग ईसीजी स्टेबल एंजाइना की नॉर्मल होती है, लेकिन स्ट्रेस जब इस पे पड़ेगा, जब इस्कीमिया होगा, उसके बाद ईसीजी चेंजेस आ सकती है, एस्टिड सेगमेंट डिप्रेशन आ सकती है। सही हो गया। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस ईसीजी जो है वो देखते हैं। लेकिन जिस बंदे को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, या प्री एग्जिस्टिंग एसटी सेगमेंट के चेंजेस हो, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये मसले अगर हो, ये 3 मसले, तो उनमें फिर ईसीजी टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनकी ईसीजी अब नॉर्मल होगी इन मसलों की वजह से। तो अगर स्टेबल एंजाइना का पेशेंट आपके पास आया, आपको लगता है कि इसे स्टेबल एंजाइना हुआ है, तो उसके लिए आप स्ट्रेस ईसीजी कर सकते हैं, लेकिन उनमें ये मसले नहीं होने चाहिए। इसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं ट्रेडमिल पे, उससे पहले भी ईसीजी देखते हैं और बाद में भी देखते हैं। जब बाद में, अच्छा, सेंसिटिविटी इसकी 75% है। अगर उन पेशेंट्स की जो हार्ट रेट है वो 85% तक, उनकी मैक्सिमम हार्ट रेट, लेट सपोज अगर मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट, मेरी एज जो है अगर 20 ईयर्स है, तो मतलब मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट 200 तक जाना चाहिए बीट्स पर मिनट। तो इसका 85% कितना होगा? ऑलमोस्ट होगा 160 170 तक। ठीक है। तो 160 170 तक मेरा एक्सरसाइज के बाद हार्ट रेट जाना चाहिए, तो तब ये इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होगी इस ईसीजी की, मतलब ये पता लगा सकेगा, इस बीमारी को रूल इन कर सकेगा। सही है। तो स्टेबल एंजाइना के लिए आपने ईसीजी पहले चेक कर ली, उसके बाद हार्ट रेट जब ज़्यादा होता है एक्सरसाइज के बाद, तब आपने ईसीजी चेक की। ईसीजी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब उधर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाएगी। सही हो गया। अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो गई तो इससे पॉजिटिव फाइंडिंग आ सकती है। इसके अलावा जैसे ही एक्सरसाइज कराई उसके बाद उसे हार्ट फेलियर होने लगे, या एरिथमिया शुरू हो जाए, या हाइपोटेंशन शुरू हो जाए, तब भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ सकती है। तो डायग्नोसिस में जब आप स्ट्रेस ईसीजी करवा रहे हो, तो आपने एक तो ये देखना है कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो रही है, इसके अलावा वेंट्रिकुलर एरिथमिया या हार्ट फेलियर या हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन फिर होती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन वही जो कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू स्टंट या वो पास करते हैं, बैलून जो पास करते हैं, ठीक है, बैलून इन्फ्लेट करते हैं उस रग को खोलने के लिए, आर्टरी को खोलने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले इसके लिए डायग्नोसिस के लिए टेस्ट सबसे पहले कौन सा किया? स्ट्रेस ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट में। दूसरा जो स्ट्रेस टेस्ट है वो स्ट्रेस एंडियो एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड, एको मीन्स वॉइस, साउंड ना, तो एकोकार्डियोग्राफी जो है वो करते हैं स्ट्रेस पे। वही एक्सरसाइज होता है, इस्कीमिया होती है, तो इस्कीमिया के दौरान जो है ना, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम देखते हैं वॉल एबनॉर्मलिटीज़ तो कोई नहीं आ रही, मोशन तो कोई मसला नहीं आ रहा उस हार्ट की मोशन में। एकाइनेसिस मतलब कोई एक सेगमेंट उसका काम कर रहा है, मतलब मूवमेंट उस पर हो रही है कि नहीं हो रही। एकाइनेसिस मतलब मूवमेंट ना होना, हाइपोकाइनेसिस मतलब बहुत कम मूवमेंट होना। अगर किसी बंदे की पहले से इजेक्शन फ्रैक्शन कम है या वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें ये रिलायबल नहीं है स्टडी। तो ज़्यादातर जो होते कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी को प्रेफर, सॉरी ईसीजी, ये जो है ईसीजी से ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, एकोकार्डियोग्राफी को। सही है। ये इस्कीमिया का पता लगवा सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज का, वेल्वुलर कोई डिजीज़ हो, वाल्व्स की डिजीज़ हो हार्ट की, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो ईसीजी एबनॉर्मलिटीज़ के दौरान, तो उसका ये पता लगा सकता है। अगर ये पॉजिटिव आए, ये वाला स्ट्रेस टेस्ट भी, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी, तब भी हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हमारी ट्रीटमेंट क्या होगी? कार्डियक कैथेटराइजेशन की तरफ जाएंगे। सही हो गया। फिर इसके साथ कभी कभार कंबाइंड एक ही कोर्स स्टडी भी वो लोग करते हैं, चेक करने के लिए कि हार्ट में मसला कौन सी जगह से ज़्यादा आ रहा है। इनहेंस्ड हो जाती है उससे, क्या कहते हैं, और भी डायग्नोसिस, वो क्या है? स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। परफ्यूजन मतलब ब्लड एक जगह को सप्लाई होना, ऑक्सीजन मिलना उससे। ठीक है। तो इसमें जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, वो देते आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होती है,
ब्लड के साथ वो लग जाता है। जब ब्लड एक जगह पे जाता है तो साथ ये भी जाता है रेडियो एक्टिव, तो उसको डिटेक्ट करते हैं किसी जगह से रेडिएशन आ रही है, मतलब इस तरफ ब्लड जा रहा है। अगर हार्ट में कोई टिश्यू डेड है, उधर जो है ब्लड नहीं जाएगा, तो जब ब्लड उधर नहीं जाएगा तो उधर से रेडिएशन नहीं आएगी, तो हमें पता चल सकता है। या इस्कीमिया हो गया या नैरो होगी आर्टरी, तो ब्लड फिर भी नहीं पास होगा, उसकी वजह से भी पता चल सकता है। तो यही इन्होंने बात की हुई है। नॉर्मल जो मायोकार्डियल सेल्स होती है, हार्ट के जो मसल सेल्स होती है, वो ब्लड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ब्लड को अपनी तरफ लेते हैं, तो उस जगह से जो है रेडिएशंस होगी। सही हो गया। जिधर से रेडिएशंस नहीं पास होगी, नहीं निकलेगी बाहर, अगर डिटेक्ट नहीं होगी, तो मतलब उधर ब्लड नहीं जा रहा, तो इससे हमें पता चल सकता है। इसके अलावा इस्कीमिया का पता, वही बात, इस्कीमिया एक जगह पे ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसका हम इससे पता लगा सकते हैं। लेकिन इस्कीमिया एक रिवर्सिबल इस्कीमिया होता है, एक इरिवर्सिबल इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया किसे कहते हैं? टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। रिवर्सिबल इस्कीमिया मतलब एक टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लेकिन थोड़ी देर बाद मिलने शुरू हो जाए, तो इसको रिवर्सिबल इस्कीमिया कहते हैं, मतलब टिश्यू वापस हील हो सकता है। इरिवर्सिबल इस्कीमिया, एक टिश्यू डेड हो गया, उधर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, उधर अगर ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। तो अगर इधर देखे, इन्होंने लिखी हुई है कि हम जब उसको ये परफ्यूजन वो करते हैं, ये जो टेस्ट करते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग करते हैं स्ट्रेस वाली, तो उसमें हम वक्त के साथ साथ देखते हैं कि इसको ब्लड सप्लाई थोड़ी देर बाद मिलती है टिश्यू को कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो इसका मतलब है ये इसकी हीलिंग के चांसेस है इस टिश्यू के वापस। तो उधर हम लोग क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, पीसीआई, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, यही जो होता है ये स्टंट पास करना, या कैबिज सर्जरी भी कर सकते हैं। सही है। अगर उधर बिल्कुल वक्त के बाद भी जो है उधर कोई रेडिएशन नहीं आ रही उस जगह से, उधर ब्लड नहीं जा रहा, तो मतलब ये टिश्यू डेड है, तो इसके टिश्यू को वापस हम रिस्टोर नहीं कर सकते। ये वाली स्टडी एज कम्पेयर टू स्ट्रेस ईसीजी और स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी एक्सपेंसिव है। इन्होंने इधर ये वाला टेबल जो दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेस टेस्ट की जो टाइप्स है, उसमें हमें जो है क्या चीज़ें दिखती है। अगर एक्सरसाइज ईसीजी करेंगे तो उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन का हम पता लगाते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमने कहा था एकोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज एकोकार्डियोग्राम, एकोकार्डियोग्राम में साउंड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पता लगाते हैं, तो उसमें वॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज़ को ज़्यादा फोकस देंगे, वो देखेंगे, उसकी तरह डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज परफ्यूजन स्टडीज है, वही थैलियम और टेक्नीशियम वाली, इसमें हम देखते हैं कि रेडिएशंस आ रही है कि नहीं आ रही, अपटेक हो रहा है उस एलिमेंट का कि नहीं हो रहा। सही हो गया। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, कोई और ऐसी उसको मसला है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो उस पर आप स्ट्रेस टेस्ट कैसे करेंगे? उस पर तो आप स्ट्रेस टेस्ट एक्सरसाइज वाला नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए होता है फार्माकोलॉजिक स्ट्रेस टेस्ट। इसका मतलब आप उसे कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट या ज़्यादा हो जाएगा या ब्लड सप्लाई उधर ज़्यादा हो जाएगी। सही हो गया। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, तो वही एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती थी। इन्होंने एक्सरसाइज के बजाय मेडिसिन से हार्ट डिमांड ज़्यादा की, उसकी वजह से भी वही स्टेबल एंजाइना वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसमें आप एक्सरसाइज के बजाय मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है? फार्माकोलॉजिक एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एडिनोसिन, डाइपैरासिटामोल या डोप्यूटामीन। डोप्यूटामीन हार्ट रेट ज़्यादा करता है, जबकि ये दो जो है एडिनोसिन और डाइपैरासिटामोल, ये ब्लड सप्लाई ज़्यादा करते हैं, वैसोडाइलेशन करती है। सही हो गया। तो इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। ये जो आईवी एडिनोसिन है और डाइपैरासिटामोल है, वैसोडाइलेटर है, ये ज़्यादातर परफ्यूजन इमेजिंग, वो जो था रेडिएशन वाला, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, जबकि डोब्यूटामीन जो है वो एकोकार्डियोग्राफी के साथ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सही हो गया। इसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये जो है हमने इसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी की हुई है इसमें। सही हो गया। इसमें जो ये जगह देखें, ये नैरो हुई है आर्टरी हार्ट की, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के थ्रू भी पता चल सकता है। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़्यादातर पीसीआई के साथ जब वो इंटरवेंशन करते हैं, जब हम स्टंट पास करते हैं या कैबिज में चेक करते हैं, रिवेस्कुलराइजेशन जब कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी कोरोनरी एंजियोग्राफी साथ होती है। तो ट्रीटमेंट में भी और डायग्नोसिस में भी कोरोनरी एंजियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, स्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? या तो सर्जरी कर सकते हैं, या कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, या इसके अलावा ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करेंगे। सही है। आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको स्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना में उससे क्या होगा? एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक तो स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। सही है। इसके अलावा और भी उसमें रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े थे, किन किन लोगों को हो सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को हो सकता है, तो हमने बीपी को कंट्रोल रखना है। डायबिटिक पेशेंट्स को हो सकता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर बीपी का और भी ज़्यादा मसला हो सकता है, तो डायबिटीज़ को भी दे सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि उनको हम उनकी डायबिटिक मेडिकेशंस देंगे ताकि ये आर्टरीज अफेक्ट ना हो। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, एलडीएल ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मेडिकेशंस कौन सी देंगे? जो कि लिपिड लेवल को कम कर सके। एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसको स्टैटिन्स भी कहते हैं, ये दे सकते हैं। इसके अलावा एलडीएल इसे जो लोअर करते हैं, उसके लिए इन्होंने लिखा है कि 70 mgdl 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में इस लेवल से एलडीएल को कम करना है। ये हमारा मेन गोल होता है इन ड्रग्स के साथ। सही है। इसके बाद ओबेसिटी को कम करना है। ओबेसिटी कम होगी, उसकी वजह से डायबिटीज़ के चांसेस भी कम होते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस भी कम होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के भी कम होते हैं। एक्सरसाइज ज़रूरी है, और साथ ही साथ डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कम होने चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल भी कम होनी चाहिए। सही हो गया। तो ये सब ट्रीटमेंट में रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की मॉडिफिकेशन की हमने। इसके अलावा मेडिकल थेरेपी भी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं। तो मेडिकल थेरेपी कैसे होगी? मेडिसिन्स दे के ट्रीट करना एंजाइना के पेशेंट को। सबसे पहले एस्पिरिन, जो भी एंजाइना का पेशेंट होता है उसको ज़्यादातर देते, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट हो, ब्लड थिनर है ये। सही है। रिस्क ऑफ माइकार्डियल इन्फार्क्शन ये कम करता है। सही है। लिपिड लोअरिंग थेरेपी, लिपिड्स को कम करने के लिए दो मेडिसिन दे सकते। एक तो ये एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है, इससे भी जो ज़्यादा वो है कम करता है लिपिड्स को, वो है PCSK9 इनहिबिटर। सही हो गया। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो दे सकते हैं ताकि हार्ट रेट ज़्यादा ना हो। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा, डिमांड उस पर जब बढ़ती है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। हार्ट रेट ज़्यादा होता है उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो उसको हार्ट रेट को कम करता है। इसके अलावा नाइट्रेट्स जो कि वैसोडाइलेटर्स है। सही हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो उसको, कंट्रैक्टिलिटी को कम करता है वो, साथ ही साथ वैसोडाइलेशन ज़्यादा करता है। सर्जरी, रिवास्कुलराइजेशन सर्जरी, वापस उधर ब्लड सप्लाई को लाना, रिवास्कुलराइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है। तो दो तीन किस्म की सर्जरीज मेन इसमें होती है। एक तो स्टंट पास करना है। सही है। एक वो बैलून इन्फ्लेशन, ताकि वो जगह खुल जाए। इसके अलावा कैबिज सर्जरी होती है। तो स्टंट पास करना, ये सब पीसीआई में आता है। बैलून हुआ वो जो उसके थ्रू स्टंट पास करते हैं। इसके अलावा कैबिज हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सही है। स्टेबल एंजाइना में ज़्यादातर ये सर्जरीज की तरफ नहीं जाते अगर सवेयर केस ना हो। ठीक है। मेडिसिन से अगर ट्रीट हो रहा हो तो फिर सर्जरी की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर मेडिसिन से ट्रीट नहीं है और रिफ्रैक्टरी है तो फिर ये परफॉर्म होते हैं। सही हो गया। इसकी डिसीजन कब लेते हैं? अगर माइल्ड डिजीज़ है, जिसमें स्टेबल एंजाइना है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सेवियर हो सकता है। अगर माइल्ड डिजीज़ है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल है, एंजाइना के सिम्टम्स भी जो है माइल्ड है, साथ ही साथ एक वेसल इन्वॉल्व है, तो इसमें नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। सही है। इससे ये ट्रीट हो सकता है। इसके अलावा अगर मॉडरेट है, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल है लेकिन एंजाइना के सिम्टम्स मॉडरेट है और 2 वेसल्स इन्वॉल्व है, तो ये मॉडरेट हो गया। इसमें एक वेसल इन्वॉल्व थी और माइल्ड एंजाइना सिम्टम्स, इसमें 2 वेसल्स एंड मॉडरेट एंजाइना है। इसमें साथ ही साथ जो है, अगर ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, इसमें वैसे तो मेडिसिन देते हैं मॉडरेट में भी, लेकिन अगर काम नहीं करी तो फिर ये हम यूरोवेस्कुलराइजेशन सर्जरीज कर सकते हैं। सही हो गया। सवेयर है, सवेयर में इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता है, सवेयर एंजाइना सिम्टम्स होगी और 3 वेसल्स इन्वॉल्व होती है। अगर ऐसा केस है तो इसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी या एंजियोग्राफी होती है, और इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें कम होता है तो इसकी वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते।